नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब तक हमने अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, 4 भेद हमने किए हैं। अनुप्रास अलंकार जिसके हमने 5 भेद किए हैं, यमक, श्लेष, ये सब अलंकार किए हैं। उपमा अलंकार किया है हमने पिछले वीडियो में। अब हम अगला अलंकार कर रहे हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द तो पढ़ ही चुके हैं। क्लियर? अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आपको आई कार्ड में नजर आ जाएंगे, जो कि ऊपर बना हुआ होता है, आप उसमें से देख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको एंड स्क्रीन मिलेगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूपक अलंकार बिल्कुल आसान साधारण सा समझने का तरीका है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे आपने उपमा अलंकार में किया था, उपमान और उपमेय की समानता, किसी भी आधार पे किसी भी बात पे उपमान और उपमेय की समानता होती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। समानता, तुलना किसी वजह से हो सकती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्लियर? वही बात रूपक अलंकार में क्या है, उपमान और उपमेय में अभेद होता है। अभेद आरोपित किया जाता है और ही शब्द होता है। 3 चीजें आपको याद करनी है, अभेद, आरोप और ही शब्द। है को बड़ी की मात्रा ही। उपमान, उपमेय ही है। ठीक है, कैसे? पहले हमने उदाहरण किया था उपमा में, चंद्र सम सुंदर मुख, चंद्र के समान सुंदर मुख। अब हमने क्या कहना है, मुख चंद्र ही है। मुख जो है वो चंद्र के समान सुंदर नहीं है, वो मुख चंद्र ही है। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब इसको और एग्जाम्पल से करते हैं। पहले इसकी परिभाषा को थोड़ा और ध्यान से देखें तो क्या कह सकते हैं कि जहां उपमान और उपमेय को इतना समीप ले आए कि उन दोनों में अभेद या उन दोनों को एक ही कर दिया जाए, अलग ना माना जाए, उनको एक ही कर दिया जाए। उपमान में उपमेय को आरोपित कर दिया जाए, इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार। अच्छा, जब हम इसमें व्याख्या करते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, रूपी मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी कि चंद्र रूपी खिलौना ही मुझे चाहिए। चंद्र खिलौना, चंद उसके लिए चांद नहीं है, उसके लिए खिलौना है। हनुमान जी के लिए सूरज जो था वो सूरज नहीं था, फल। ठीक है, उसी तरह से हम हनुमान चालीसा में कभी देखते हैं, गुरुपद कम पंकज सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। सभी पढ़ते हैं। अगर आपने तुलसीदास को अच्छे से पढ़ा है या नॉर्मल भी पढ़ा है तो आपको सांग रूपक, रूपक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। सांग रूपक जिसमें उपमान उपमेय से संबंधित अन्य विशेषताओं में भेद रहित आरोप हो। उपमान उपमेय की अन्य विशेषताओं में भी भेद रहित आरोप हो। सांग रूपक तुलसीदास जी में बहुत मिलता है। उसके अलावा हमने एक वीडियो किया था कबीर दास जी के पदों का, उसमें था संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। ठीक है, तो ये हुआ सांग रूपक अलंकार। आप कहेंगे अभी तो हमें रूपक अलंकार ही नहीं समझ आया, हम आपने ये इतना क्या, इसके भेद भी करवाने शुरू कर दीजिए। एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए, हम रिपीट करेंगे इसी को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा भेद है निरंग रूपक। निरंग रूपक अलंकार में क्या होता है, सिंपल जो भी मैंने आपको रूपक का उदाहरण दिया कि इसमें अन्य विशेषताओं के साथ नहीं, एक जगह रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमान के अंगों का कोई उल्लेख नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रूपक अलंकार। पारंपरिक हमने किया सांग रूपक, निरंग रूपक। अब हम करते हैं इसका तीसरा भेद, पारंपरिक रूपक। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊंगी, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इनके उदाहरण, इनके जो भेद हैं उन्हें अलग से बहुत विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी। अभी मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस में, ज्यादातर एग्जाम में इसके भेद नहीं आते हैं, सिर्फ रूपक अलंकार ही पूछा जाता है। बाद में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी। वैसे प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्रिक के पीछे मत भागिए। जो सक्सेस है, सफलता है, वो सिर्फ मिलेगी आपको आपकी मेहनत से। खैर, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इस बात को याद रख लीजिए। जैसे ही हम ट्रिक बताते हैं बच्चे उस हिसाब से करने लग जाते हैं। वैसे 90% ये ट्रिक सही रहती है, लेकिन 10% गलत भी हो सकती है। तो आपको अर्थ पर
और गूढ़ ज्ञान पर जाना चाहिए। पारंपरिक रूपक में क्या होता है, 2 रूपक होते हैं, एक के द्वारा दूसरे की पुष्टि होती है। ठीक है, उद्योग ब्रजनब आई, हरिमुख मधुर मयंक। ठीक है, इसके अंदर पारंपरिक रूपक है। आपको यहाँ पर डिटेल में दिख रहा होगा, आप इसकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको रूपक अलंकार को एक बार रिपीट करके बताती हूँ, बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी, शायद आपको समझ आ जाए। रूपक वैसे सामने लाइव जो नाटक चल रहा है, रंगमंच पर जो नाटक चल रहा है, हम उसको भी रूपक ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और उसके अलावा मैंने सुना है कि कोई एक ताल होती है जो रूपक होती है। अब हम रूपक अलंकार, जो हमारे हिंदी साहित्य में रूपक अलंकार है, वो क्या है, जहां उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित हो जाए। कवि ऐसा चमत्कार उत्पन्न करे कि उपमान और उपमेय एक ही हो जाएं, अभेद हो जाए, उनमें कोई भेद ना रहे। अभेद क्या है, नन तत्पुरुष समास, अभेद न भेद, नन तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, जहां पर उपमान और उपमेय में अभेद हो जाए या आरोपित कर दिया जाए, उसे हम, और वो इतने समीप आ जाए, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बहुत से उदाहरण दिख रहे होंगे, जैसे माया दीपक, नर पतंग, माया रूपी दीपक। अब हम इसकी जब व्याख्या करते हैं तो उसमें रूपी शब्द आता है, माया दीपक नर पतंग। ठीक है, उसके अलावा भ्रमी भ्रमी इव पड़ंत, ये तो आगे है। बढ़त बढ़त संपत्ति, बढ़त बढ़त संपत्ति, सलिल मन सरोज बढ़ जाए। गुरुपद पंकज सरोज रज, पद पंकज, पद कमल, ये आपको चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। और तुलसीदास जी में तो मैं बार बार कह रही हूँ कि तुलसीदास जी में तो बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा आधुनिक रचनाकारों में भी रूपक को बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। उनकी रचनाओं में रूपक अलंकार इस तरह से है जैसे स्वाभाविक रूप से आ जाता है। मैंने आपको जिस दिन अलंकार करवाए थे उस दिन ये बात कही थी कि जो अलंकार है वो स्वाभाविक रूप से आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पहना हुआ है, ये हाथ में पहना हुआ है, कुछ भी कान में पहना हुआ है, कुछ भी जो है वो सब स्वाभाविक रूप से हो। अगर मैं बहुत बहुत श्रृंगार करके, बहुत मेकअप करके आपको पढ़ाऊंगी तो आपका ध्यान स्टडी की बजाय कहाँ जाएगा, उस जगह जाएगा जो कुछ ऑकवर्ड लग रहा है। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, ध्यान देना है अलंकार में स्वाभाविकता पर। और वही बात कवि के लिए भी लागू होती है। तो ये था हमारा रूपक अलंकार। आपको यहाँ पर उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लिया करो, जरूर चेक कर लिया करो, उसमें भी बहुत से उदाहरण होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।